हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, करंट अफेयर की हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं जनवरी महीने की। एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास इसकी है, तो सभी साथी ध्यान से देखना। और जिन साथियों ने अभी तक वो पहली क्लास नहीं देखी है, जाके उसको देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल उसके अंदर हमने लिए थे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या रहने वाला है। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को हम मनाते हैं। तो हम कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम 1 जनवरी को मनाते हैं। साथियों, कब मनाते हैं? 1 जनवरी को हम मनाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो कब? 1 जनवरी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत। याद रखना आप लोग। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो बलस्य मूलय विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के दिसंबर 2025 के सर्वेक्षण में किसे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो भैया हमारे मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 71% रेटिंग के साथ में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। मोदी जी लगातार दूसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन रैंकिंग में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बरकरार हैं। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइशी दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग ये तीसरे स्थान पर रहे। और इम्पोर्टेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ये रहे आपके इस सूची में 9वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहे? 9वें स्थान पर। तो मोदी जी पहले स्थान पर हैं, और ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल है आपका, एमिकस ग्रोथ की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में है आपका तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो याद रखना आप लोग। भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड का विशाल भंडार मौजूद है। इस सूची में देखिए चीन सबसे आगे है 44 मिलियन टन भंडार के साथ पहले स्थान पर है, जबकि ब्राजील 21 मिलियन टन के साथ में आपका दूसरे स्थान पर है। भारत में इन तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट रेत है, जिसमें थोरियम भी पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की पहली आईटी बिस्मा जीन थेरेपी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो याद रखना आप लोग। तो आईटी बिस्मा जीन थेरेपी का इसका शुभारंभ किया है आबू धाबी में। कहाँ पे किया है? आबू धाबी में। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के उपचार हेतु विश्व की पहली आईटी बिस्मा जीन थेरेपी को आबू धाबी यानी यूएई में लॉन्च किया गया है। यह ऐतिहासिक उपचार शेख खलीफा मेडिकल सिटी में पहली बार मरीज को दिया गया। चलिए, मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। याद रखना आप लोग, स्मृति मंधाना 10,000 रन प्लस करने वाली दूसरी महिला बन चुकी है। तो स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। वह ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं, ये भी याद रखना। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पूर्व कप्तान मिताली राज, उन्होंने 10,868 रन बनाए थे। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, अब स्टेनो के पेपर में आया भी था कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराकर वर्ल्ड कप जीता था? साउथ अफ्रीका को। तो याद रखना ये सब चीजें भी। तो स्मृति ने यह कीर्तिमान टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों को मिलाकर हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर भी सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की और क्या नाम है इनका, चार्लोट एडवर्ड्स, ये काम कर चुकी हैं 10,000 से पार वाला। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका। इको सेंसिटिव जोन किसको किया है? तो वो किया है पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसको किया है। तो नाम क्या है उसका? पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य 1084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इस घोषणा का उद्देश्य क्षेत्र में जिम्मेदार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और जैव विविधता का संरक्षण करना है। यहाँ शीतकाल में तिब्बत और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो साथियों आप मुझे बताओ कि पार्वती अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? और ये मैंने आपको सिखाए हैं सारे अभ्यारण्य
तो प्ले लिस्ट में जाना और चेक करना, उत्तर प्रदेश जीके, उसमें मैंने पढ़ाया भी है आपको। देखिए, वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित इजराइल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इजराइल शांति पुरस्कार दिया गया है, किनको दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पुरस्कार दिया गया है, आप याद रखना। तो इजराइल सरकार ने 2026 का शांति पुरस्कार ट्रंप साहब को दे दिया है। यह पिछले 80 वर्षों में पहली बार है जब यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 80 साल के बाद में किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया गया है। ट्रंप को यह सम्मान अब्राहम समझौते 2020 में उनकी मध्यस्थता भूमिका के लिए दिया गया है। इस समझौते के तहत इजराइल के यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, तो इसीलिए दिया गया है। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई खालिदा जिया किस पड़ोसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? प्रधानमंत्री थी, सॉरी। तो 80 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई, क्या नाम है इनका? खालिदा जिया। तो किस पड़ोसी देश की हैं? तो ये थी बांग्लादेश की, याद रखना आप लोग, बांग्लादेश। तो खालिदा जिया जिनका निधन हुआ है हाल ही में, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो कैसी थी? पहली महिला पीएम थी वहां की। वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरमैन थी और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ये पत्नी थी। किनकी? जियाउर रहमान की। तो खालिदा जिया ने 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला। पहला कार्यकाल उनका 1991 से 96 और दूसरा कार्यकाल था उनका 2001 से 2006। तो याद रखना, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को, और इसकी राजधानी क्या है आपकी? ढाका है। और आप जानते हो तीस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पिनाका। क्या नाम है उसका? पिनाका, ध्यान रखना। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है आपका, सफल परीक्षण हो चुका है। यह परीक्षण उड़ीसा के कहां पर? चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने किया है। इस अपग्रेडेड रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता लगभग 120 किलोमीटर तक है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2029 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो वही देखिए, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी कौन करने वाला है? तो अपना देश भारत इसकी मेजबानी करने वाला है, ध्यान रखना आप लोग। यह इन खेलों का 23वां संस्करण होगा। कौन सा? 23वां। आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 15,000 से 20,000 एथलीटों के भाग लेने की पूरी उम्मीद है। चलिए, इन खेलों का आयोजन कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन के तत्वाधान में किया जाता है। इस दौरान 60 से अधिक विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, तो ध्यान रखना इसका आयोजन भारत में होने वाला है। झारखंड राज्य के पुलिस बल की कमान संभालने वाली पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो क्या नाम है उनका? तदाशा मिश्रा। नाम याद रखना इनका, तदाशा मिश्रा। तो 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं तदाशा मिश्रा। वो झारखंड की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। आगे चलते हैं। फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन स्थल क्या होगा? तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है नई दिल्ली में। तो भारत 15 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली यानी भारत मंडप में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा और फोकस क्या रहेगा? मानव ग्रह और आपका प्रगति पर है। इसमें 140 से अधिक देशों के एआई एक्सपर्ट्स आएंगे, 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ हिस्सा लेंगे। तो समिट से पहले जागरूकता के लिए विश्व स्तर पर 100 से अधिक शहरों में 300 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर करना। चलिए आगे देखते हैं। दोहा में संपन्न फाइड यानी FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? तो वो कौन कौन है भाई? तो एक तो है अर्जुन और दूसरे हैं आपके हम्पी, है ना, कोनेरो हम्पी और आपका अर्जुन एरिगेसी। इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीत लिया है। नाम ध्यान रखना आप लोग, अर्जुन और आपका कोनेरो हम्पी।
पुरुष वर्ग की बात करें तो ओपन रैपिड में स्वर्ण पदक जीता है मैग्नस कार्लसन को दिया है, यह उनका छठा रैपिड खिताब है। तो पुरुषों में स्वर्ण किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने। महिलाओं की बात करें तो वो है आपकी अलेक्जेंड्रा गोनिया चकनिया, इन्होंने जीता है। और अर्जुन एरिगेरी विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व रैपिड में पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना, पूछ लेगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो बता दोगे आप लोग शतरंज से। आगे देखो, अच्छी एक चीज और, कोनेरू हम्पी इससे पहले 2019 और 24 में 2 बार विश्व रैपिड चैंपियनशिप रह चुकी है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली विश्व रिकॉर्ड किसके नाम कर लिया है, तो वो हैं दीप्ति शर्मा। ऑलराउंडर प्लेयर हैं, भारतीय की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ये दोनों करती हैं। तो भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने अपने करियर में 152 विकेट का आंकड़ा छूकर यह कीर्तिमान हासिल किया है। दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मैगन शॉट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वह T20 फॉर्मेट में 150 से अधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। तो भारत में भी पहली और विश्व में भी पहली। तो क्वेश्चन आ सकता है दीप्ति शर्मा, नाम याद रखना। देश के किस राज्य ने सबसे पहले 8वें राज्य वेतन आयोग, देखिए भाई नौकरी लगा लो, 8वां वेतन आयोग आने वाला है, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, ध्यान रखना। तो वो है आपका असम। कौन सा राज्य है आपका, असम। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है और पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। वेतन आयोग का गठन 10 साल के अंतराल पर किया जाता है। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। तो असम का यह आयोग राज्य स्तर का है, इसकी सिफारिशें केवल राज्य सरकार के लिए ही होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी वो कौन सा देश है जिसने डाक व्यवस्था को पूरा खत्म करने का निर्णय लिया है, तो वो है आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क ने ऐसा किया है, याद रखिएगा आप लोग। और यह सेवा 1624 से चल रही थी, जिसे लगभग 401 वर्षों बाद समाप्त किया गया है। इसका मुख्य कारण डिजिटल संचार यानी ईमेल और आपका ई-बॉक्स का बढ़ता प्रचलन, पत्रों की संख्या में भारी गिरावट थी। तो घटते राजस्व और बढ़ते घाटे के कारण इसको बंद कर दिया है डेनमार्क ने। चलिए आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 2025 को DRDO ने किस सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किसका किया है, वो किया है प्रलय। एकदम से भाई साहब प्रलय ला देगी दुश्मनों के लिए। तो DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक शॉर्ट रेंज की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 150 से 500 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकती है और 1000 किलोग्राम तक का ये वारहेड भी ले जा सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गोवा सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कुशावती नाम से नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो सवाल तो यही पूछ लेगा आप लोगों से कि कुशावती जिला बना है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो क्या बताओगे आप लोग, गोवा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका केपिम में। कहाँ पर होगा, केपिम। तो गोवा सरकार ने राज्य में तीसरे जिले, यानी अब तक वहां पर 2 जिले थे, अब तक गोवा के अंदर 2 ही जिले थे, एक उत्तरी गोवा, एक आपका दक्षिणी गोवा। अब 3 जिले हो जाएंगे आपको इसको मिला करके, जिसका मुख्यालय केपिम में होगा। इस नए जिले का नाम क्या होगा, कुशावती, याद रखना आप लोग, जो दक्षिण गोवा में बहने वाली एक प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया है। इसमें धारापदोरा, केम्पोन, संगमम और आपका कनाकोना जैसे तालुका शामिल होंगे, जो पहले दक्षिणी गोवा का हिस्सा थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। इन्होंने ये पद हासिल किया है। तो नाम क्या है इनका, मार्शल नागेश कपूर। वे एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं जिनके पास 4000 से अधिक घंटे की उड़ान का भी अनुभव है। हाल ही में संपन्न हुए गिनी के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है, तो गिनी के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो क्या नाम है उनका, तो मसाडी डोम्बोया। नाम याद रखना, क्या नाम है इनका, जनरल ममामी
डोम्बोया ने जीत दर्ज की है। उन्हें लगभग कितना 86% मत मिला है, तो अच्छे खासे वोटों से जीती। चुनाव से पहले वे CNRD नेशनल कमेटी फॉर रिकॉन्सिलेशन एंड डेवलपमेंट के प्रमुख के रूप में देश का नेतृत्व कर रही थी। आगे देखिए, जैव बिटुमेन तकनीक को औद्योगिक स्तर पर ले जाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना भाई? भारत ने कारनामा किया है, ध्यान रखना आप लोग। तो देश भारत है। सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने CSIR के एक समारोह में इसकी घोषणा कर दी है। यह बिटुमेन कृषि अपशिष्ट और बायोमास से तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से प्रदूषण कम होगा और फोसिल ईंधन पर निर्भरता घटेगी। इसका मुख्य उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, जिससे कृषि अपशिष्ट का भी सही उपयोग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भाई ये बनी है, क्या नाम है इनका? डेल्सी रोड्रिगेज, ये बनी है वेनेजुएला। तो नाम क्या रहेगा इनका? डेल्सी रोड्रिगेज। यह नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हुई है, और मादुरो को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार किया था और उन पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए थे। आप समझ सकते हैं, तो अमेरिका ने इनको गिरफ्तार भी किया था, तो सुर्खियों में रहे थे। तो डेल्सी इससे पहले विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है। यह राजनीतिक घटनाक्रम वेनेजुएला में बड़े बदलाव का संकेत है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, डेल्सी रोड्रिगेज। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए, क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने जा रहा है राजस्थान। कौन सा देश, कौन सा राज्य? राजस्थान करने जा रहा है। चलिए, ये आयोजन कब होगा आपका? तो 6 जनवरी 2026 को, अब तो हो चुका। सम्मेलन में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया था। विमर्श का मुख्य आधार 3 सूत्र थे, प्यूपिल, प्लेनेट और आपका प्रोग्रेस, और इंडिया AI मिशन के 7 चक्र थे। यह आयोजन राज्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाले किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो किससे किया है? सूर्यास्त्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान रखना आप लोग। तो भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लगभग 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है। यह भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित किया जाएगा। इसकी मारक क्षमता 150 से 300 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो किस रूप में किया है? नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका कि भारतीय सेना ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और आपका डेटा। चलिए, यह घोषणा सेना प्रमुख जनरल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सेना को एक पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क आधारित और डेटा संचालित बनाना है। यह पहल सेना के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का दशक का हिस्सा है। इससे युद्ध क्षेत्र में त्वरित निर्णय लेने और संचार में सुधार होगा। तो साथियों, ये थे हमारे वीडियो सेकंड में यानी क्लास 2 हमारी, जिसमें 25 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस किए हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और बाकी अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करना। ठीक है साथियों, फिर कल मिलेंगे आपको नई क्लास में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय।